प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पंचायत समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के लेक्चर में भी हमने पंचायत समिति के बारे में ही अध्ययन किया था। कल हमने पंचायत समिति के बारे में परिचय प्राप्त किया, इसका गठन, कितने प्रकार के सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं, इस बारे में अध्ययन किया। पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से होता है, अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं, पंचायत समिति में राज्य की विधानसभा और संसद के जो सदस्य शामिल किए जाते हैं, उसके पक्ष और विपक्ष में जो तर्क थे उनके बारे में अध्ययन किया। पंचायत समिति द्वारा क्या क्या कार्य संपन्न किए जाते हैं, 2 प्रकार के कार्य बतलाए गए थे, नागरिक सुविधाएं प्रदान करना और विकास कार्य करना। इनके बारे में अध्ययन किया था। पंचायत समिति अपना कार्य समिति बनाकर करती है, उसमें 5 प्रकार की समिति होती हैं, इस बारे में भी हमने कल अध्ययन किया। और पंचायत समिति की आय के स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये हमने कल पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं पंचायत समिति की समस्याएं या बाधाएं। पंचायत समिति ग्रामीण स्थानीय शासन की श्रृंखला के बीच की कड़ी है। बीच की कड़ी से मतलब है ऊपरी कड़ी जिला परिषद और निचली कड़ी ग्राम पंचायत। बलवंतराय मेहता समिति ने उसे संपूर्ण व्यवस्था की धुरी के रूप में कल्पित किया था। ये धुरी शब्द है, धुरी के रूप में कल्पित किया था। कल्पना की थी कि पंचायती राज व्यवस्था की एक धुरी होगी, सेंटर पॉइंट होगा, पंचायती राज इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था में अर्थात 3 स्तरीय व्यवस्था में पंचायत समिति को वास्तविक कार्य करने की क्षमता प्रदान की गई है। अर्थात सरकार ग्रामीण विकास के जितने भी कार्य संपादित करेगी, उन कार्यों को संपादित करने की वास्तविक इकाई पंचायत समिति ही होगी। जिला स्तर के निकाय का काम केवल परीक्षण करना और सामंजस्य स्थापित करना होगा। जिला स्तर पर जो जिला परिषद होती है, वो अपने क्षेत्र की पंचायत समितियों में उनकी गतिविधियों में समन्वय करेगी, उनका परीक्षण करेगी, उनकी देखरेख करेगी, उनका मार्गदर्शन करेगी। इस विषय पर एक लंबा विवाद चलता आया है कि पंचायती राज व्यवस्था में कार्यकारी शक्तियाँ किस स्तर के निकाय में निहित करना अधिक उपयुक्त होगा। पहला तर्क है कि कार्यकारी शक्तियाँ पंचायत समिति में निहित कर दी जाएं। बलवंतराय मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि जिस संगठन को ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य के सभी पहलुओं का भार अपने ऊपर लेना है, उसकी स्थापना खंड स्तर पर की जानी चाहिए, क्योंकि खंड इतना छोटा नहीं होता कि जनता में विकास के प्रति उत्साह उत्पन्न ना किया जा सके। जैसे ग्राम पंचायत एक छोटी इकाई होती है और ना ही इतना बड़ा होता है कि नागरिक उस कार्य में साझा ना ले सकें, भागीदारी ना निभा सकें। खंड स्तरीय निकाय जनता के निकट होता है और जनता के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रख सकता है। लोकतंत्र में कार्यकुशलता ही एकमात्र कसौटी नहीं होती। जनता की साझेदारी लोकतांत्रिक संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा तर्क दिया जाता है जिला स्तर पर कार्यकारी निकाय की स्थापना का। जिला स्तर पर अधिक योग्य प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी वर्ग उपलब्ध हो सकता है और विकास कार्यक्रमों की सफलता योग्यता संपन्न जनशक्ति के उपलब्ध होने पर निर्भर होती है। अतः जिस स्तर पर वह उपलब्ध हो, उसी को प्रशासन की प्रभावकारी इकाई बनाया जाए। जिला संगठन इस स्थिति में होता है कि वह विकास के मामलों में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण अपना सके। अगर पंचायत समिति स्तर पर कार्यकारी इकाई बनाएंगे तो वहाँ पर दृष्टिकोण संकुचित हो जाएगा, अपने क्षेत्र के बारे में ही सोचेंगे, वो क्षेत्रीय दृष्टिकोण हो जाएगा। लेकिन जिला इतनी बड़ी और विकसित इकाई होती है कि 2 स्तर पर कार्यकारी इकाई बनाएंगे तो वहाँ पर दृष्टिकोण संकुचित हो जाएगा, अपने क्षेत्र के बारे में ही सोचेंगे, वो क्षेत्रीय दृष्टिकोण हो जाएगा। लेकिन जिला इतनी बड़ी और विकसित इकाई होती है कि 2 स्तर पर कार्यकारी इकाई बनाएंगे तो वहाँ पर दृष्टिकोण संकुचित हो जाएगा, अपने क्षेत्र के बारे में ही सोचेंगे, वो क्षेत्रीय दृष्टिकोण हो जाएगा। लेकिन जिला इतनी बड़ी और विकसित इकाई होती है कि
विकास कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा। जिले के आकार के बड़े क्षेत्र में उच्च योग्यता संपन्न नेतृत्व भी नियमित रूप से उपलब्ध हो सकता है। यह दोनों स्तरों के अपने अपने तर्क हैं। पंचायत समिति का प्रशासन तंत्र, अर्थात जब पंचायत समिति कार्य करती है उसके पास जो कर्मचारी होते हैं वो किस किस प्रकार के कर्मचारी होते हैं। पंचायत समिति के प्रशासन तंत्र का प्रमुख अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है। इंग्लिश में हम इसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं और संक्षेप में इसको BDO बोल देते हैं। वह उन विकास अधिकारियों के दल का नेता होता है जो पशुपालन, सहकारिता, पंचायती राज, लघु सिंचाई, लोक स्वास्थ्य, उद्योग आदि विभागों में काम करते हैं। यह अधिकारी वृत्तिक यानी कि पेशेवर रूप में वृत्तिक लोक सेवक होते हैं और राज्य सरकार के नौकरों के रूप में काम करते हैं। खंड विकास अधिकारी क्षेत्रीय प्रशासक होता है, अर्थात पंचायत समिति क्षेत्र का। अन्य विकास अधिकारी जिनके नाम हमने ऊपर लिए जो संबंधित विभागों से होते हैं अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हुआ करते हैं और सामान्यतः प्रसार अधिकारी कहलाते हैं। खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी जिले के विकास प्रशासन में दूसरा व्यक्ति है। पहला जिलाधीश होता है, उसके पद की रचना विकास प्रशासन के अंतर्गत दी हुई है। इस अधिकारी की भर्ती दो प्रणालियों से होती है। पहली है राज्य के लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से, दूसरी है राज्य की विद्यमान सेवा में से पद वृद्धि तथा स्थानांतरण द्वारा, अर्थात प्रमोशन से या ट्रांसफ़र से। कई बार अन्य विभागों से प्रतिनियुक्त अधिकारी खंड विकास अधिकारी बन जाते हैं, जैसे कृषि विभाग या पशुपालन विभाग से या शिक्षा विभाग के जो प्रधानाचार्य स्तर के अधिकारी हैं उनको पंचायत समिति में खंड विकास अधिकारी के तौर पर काम करने का मौका मिल जाता है और वो एक निश्चित समय के लिए वहाँ पे सेवार्थ आ जाते हैं। खंड विकास अधिकारी के कुछ पद खंड के प्रसार अधिकारियों के लिए सुरक्षित रख लिए जाते हैं, जिससे उन्हें अपने कार्य में अनुप्रेरणा मिलती रहे। BDO के अधीन जो प्रसार अधिकारी काम करते हैं, जो विभिन्न सेवाओं से संबंधित पिछली स्लाइड में बतलाए गए थे, पशुपालन, सहकारिता, पंचायती राज, लघु सिंचाई, लोक स्वास्थ्य, उद्योग आदि विभागों से संबंधित जो प्रसार अधिकारी वहाँ काम करते हैं उनको प्रमोट करके उनको पदोन्नति दे के भी खंड विकास अधिकारी बना दिया जाता है। खंड विकास अधिकारी को 3 रूपों में काम करना पड़ता है। वह अपने कार्यालय का प्रमुख है, यानी अपनी ऑफिस का हेड है। खंड स्तर पर काम करने वाले प्रसार अधिकारियों के दल का अगवा है, यानी लीडर है, नेता है। पंचायत समिति का सचिव है और वो पंचायत समिति का सचिव है अपने अध्यक्ष के लिए, पंचायत समिति की समितियों के लिए और पंचायत समिति निकाय के लिए सचिव का काम करता है। BDO के कार्य अर्थात खंड विकास अधिकारी के कार्य। पंचायत समिति तथा उसकी स्थायी समिति के विभिन्न प्रस्तावों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व उसी पर है। पंचायत समिति और उसकी स्थायी समिति की बैठकों में कार्रवाई को लिखता है। वह समिति की बैठकों के बाद विवाद में सम्मिलित होता है, किंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता। वह समिति के कोष से धन निकालता तथा वितरित करता है। वह पंचायत समिति के तथा उसकी ओर से सभी पत्रों और अभिलेखों पर हस्ताक्षर करता है, उन्हें प्रमाणित करता है। वह पंचायत समिति के अध्यक्ष के पथ प्रदर्शन के अंतर्गत, इसको दोबारा सुने, वह पंचायत समिति के अध्यक्ष के मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करता है। वह पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा जिलाधीश को धोखाधड़ी, गबन तथा पंचायत समिति एवं पंचायतों के धन व संपत्ति चोरी के मामलों की रिपोर्ट करता है। अगर कहीं सरकारी संपत्ति में कहीं हेराफेरी हुई है तो जिलाधीश को वह सूचना देता है। वह स्वीकृत सभी योजनाओं, जो भी योजनाएं राज्य सरकार से या जिला परिषद से या योजना आयोग से स्वीकृत होते हैं होके आते हैं और किसी उस पंचायत समिति क्षेत्र में लागू होनी है, वह स्वीकृत सभी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है।
अपने खंड की पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करता है, अर्थात पंचायत समिति के अधीन जितनी ग्राम पंचायतें आती हैं उनकी वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करता है। वह समिति की स्वीकृति से संविदाओं का निष्पादन करता है, अर्थात जो टेंडर प्रक्रिया होती है उसको संपादित करता है। समिति का अध्यक्ष तथा खंड विकास अधिकारी। समिति का अध्यक्ष, जिसको राजस्थान में प्रधान के नाम से जाना जाता है, समिति का प्रभावकारी रूप से कार्य करना इस बात पर निर्भर है कि समिति के अध्यक्ष तथा खंड विकास अधिकारी के बीच घनिष्ठ तथा अच्छे संबंध हों। समिति का अध्यक्ष कभी कभी प्रशासन के दिन प्रतिदिन के कामकाज में, यहाँ तक कि शुद्ध कर्मचारी वर्ग से संबंधित ब्यौरे की बातों में भी हस्तक्षेप करता है। यदि खंड विकास अधिकारी किसी भूल करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई करना चाहता है तो अध्यक्ष प्राय उसका समर्थन नहीं करता। अध्यक्ष खंड विकास अधिकारी से ऐसे कामों के लिए आग्रह करता है जो नियम अनुकूल नहीं है। इस प्रकार निर्वाचित और स्थायी कर्मचारियों के बीच एक गहरी सामाजिक खाई देखने को मिलती है। ये इस स्लाइड से हमें पता चलता है कि खंड विकास अधिकारी और समिति के अध्यक्ष के बीच वाद विवाद के क्या क्या बिंदु हैं, वाद विवाद किन बातों पर हो सकता है। इस स्लाइड में हम उन विवादों के समाधान की चर्चा करेंगे। पंचायती राज का हित इसी में है कि निर्वाचित प्रतिनिधि प्रशासन के दिन प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप ना करें और न कर्मचारी वर्ग से संबंधित मामलों में अनावश्यक रुचि दिखाएं। दूसरी ओर, यदि स्थानीय नौकरशाही जनता की मांगों और सुविधाओं के संबंध में अधिक संवेदनशीलता से काम ले तो निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा प्रशासन के दिन प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप करने के अवसर कम हो जाएंगे। खंड विकास अधिकारी को चाहिए कि वे समिति को अपना स्वामी समझें और उसकी पूर्ण निष्ठा से सेवा करें। उन्हें उसकी आंतरिक गुटबंदी से बचकर चलना चाहिए। ये सुझाव हैं दोनों के लिए, खंड विकास अधिकारी के लिए और पंचायत समिति के अध्यक्ष के लिए। इस प्रकार आपका पंचायत समिति से संबंधित अध्ययन पूरा होता है। धन्यवाद।